ये दिमागी नक्सल। फिलहाल 6 लोग तो मुझे स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं। हर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में अर्बन क्षमा कीजिए, अर्बन कलम से होते हुए अब दिमाग तक। दिमागी दिमाग तक आ गए। हर वो व्यक्ति जो सत्ता से सवाल करे, हर वो व्यक्ति जिसका अपना स्वतंत्र विचार हो, उसके पास अपनी सहमति असहमति हो, ऐसा हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में दिमागी नक्सल है। वैसे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का मुखिया अपने ही देश के नागरिकों को, उन नागरिकों में से बड़ी आबादी को, पता नहीं उन्होंने किसे चिन्हित किया है, उन्हें दिमागी नक्सल कहकर एक तरह से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले 12 सालों से आप सत्ता में हैं, इसके बावजूद अगर भारत में, इस देश में दिमागी नक्सल हैं, देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, तो आप, आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रहे हैं? नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण से पहले किसी जांच पड़ताल के जरिए ये शिनाख्त कर ली थी कि देश में कौन लोग हैं और कितने लोग हैं जिन्हें दिमागी नक्सल कहा जा सकता है? नंबर 4, उन्होंने कहा इन्हें आइसोलेट करना है, इन्हें पहचानना जरूरी है। तो पहले तो वे बता दें कि उन्होंने कैसे पहचान की है, किन की है। फिर आइसोलेट करने का तरीका क्या होगा राजीव जी? यानी क्या करेंगे? उनको देश निकाला देंगे, कंसंट्रेशन कैंपों में भेजेंगे, यातना शिविरों में भेजे जाएंगे, जंगलों में छोड़ दिए जाएंगे, हिमालय में कहीं बर्फीली चोटी पर पहुंचा दिए जाएंगे कि आइसोलेट करना है इनको? कौन सा तरीका है? उसकी कोई एसओपी तैयार हुई है? गृह मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट दी है उनको कि देश में दिमागी नक्सल बहुत बढ़ गए हैं और ये देश में भविष्य में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात बना सकते हैं, इसलिए इन्हें आइसोलेट करना जरूरी है। बिना इन प्रश्नों के उत्तर तलाशे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जुमला न केवल देश के लोगों का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है। अब थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके दिमाग में कौन लोग रहे होंगे। डीवी लाइव देखते होंगे तो आप भी होंगे और हम सब भी होंगे उनके दिमाग में। उन्होंने जंतर मंतर का आंदोलन तो देखा ही है, उससे सहा है, उसके चलते आधी आधी रात को रील बनाई है। हो सकता है उनके दिलो दिमाग में देश की ये आबादी हो, युवा आबादी, इससे वे दिमागी नक्सल कह रहे हो कि वे तो सब पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने कम से कम वो भगवा झंडा लेकर कांवड़ निकालते हुए लोगों के साथ मारपीट करने वाले या रामनवमी के जुलूस में मस्जिदों, मजारों के सामने तांडव करने वाले तो नहीं रहे होंगे। उन्होंने तो, वे दिमागी नक्सल इसलिए भी नहीं कह सकते कि वहां पहला प्रश्न पैदा हो जाएगा कि अगर दिमाग होता तो दूसरे धर्म स्थलों पर जाकर तांडव ही क्यों करते। अब बड़ा सवाल यह है कि ये सब नरेंद्र मोदी कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे असल में मंशा क्या है? देखिए, मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उन्होंने एजेंसियों को, अपनी पुलिस को, प्रशासन को, अपनी ट्रोल आर्मी को, अपने हरावल दस्ते को इशारा कर दिया है कि अब भविष्य का T1 कौन है, 15 अगस्त 2026 के बाद टारगेट नंबर 1 कौन है। अब ढूंढ ढूंढ कर पढ़े लिखे लोगों को दिमागी नक्सल कहकर ट्रोल किया जाएगा, पुलिस या कार्रवाई होंगी। किसी भी बात को, किसी भी भाषण को, हमारी आपकी इस डिबेट को भी अर्बन नक्सल की कार्रवाई माना जा सकता है, दिमागी नक्सल की गतिविधि माना जा सकता है। तो अब आप देश को इस बात के लिए कमर कस लेना चाहिए कि अब इस देश की जो बौद्धिक जमात है वो अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के निशाने पर है। लेकिन उनको इतना आगाह करना जरूरी है कि अब तक वे जो गलतियां करते आए उसमें एक बहुत बड़ी गलती चंद रोज पहले कर चुके हैं, युवाओं के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करके, उस पर पैलेट गन चलाकर, उस पर टीयर गैस चलाकर, कीलों वाली लाठी चलाकर।
अब अगर वे भूले से भी ये दूसरी गलती करने जा रहे हैं तो ये शायद नरेंद्र मोदी की सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अंतिम बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश की पूरी आबादी, युवा आबादी खास तौर से, बिना दिमाग की हो, लोग बुद्धिहीन हो, लोग तर्कहीन हो, लोगों के पास अपना विवेक न हो? वे क्या चाहते हैं? और जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा कि उनका लक्ष्य इसी तरह से शिक्षा को मिटाने का है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे तो जागरूक होंगे, जागरूक होंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो सरकार को असुविधा होगी। इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल का सबसे स्तरहीन भाषण दिया है। हाँ, एक शुभ संकेत उसमें इतना ये जरूर हुआ है आज कि न तो कांग्रेस को गालियां दी, न नेहरू को कोसा, न पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, न मुसलमान, न पाक अधिकृत कश्मीर। हाँ, नेहरू का नाम एक बार लिया है, एक रॉ में कई लोगों के नाम लिए, उसमें पंडित नेहरू का नाम भी लेना पड़ गया कि उनके सपने का भारत बनाना है। आज के भाषण की इतनी ही उपलब्धि है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है कि देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल जैसे जुमले का इस्तेमाल करे। एक बात और चलते चलते जोड़ दे जी। ऐसे ही एक शब्द का इस्तेमाल पहले भी हुआ था, अर्बन नक्सल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है कि देश की सरकार और गृह मंत्रालय की नजर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अर्बन नक्सल कहा जा सके। ऐसी किसी की शिनाख्त नहीं हुई है। ये लिखित उत्तर है सरकार का जी। और अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल पूछा जाए आरटीआई से, पीएमओ से, संसद से कि प्रधानमंत्री ने किन्हें दिमागी नक्सल कहा है? क्योंकि अगर पीएम कह रहा है तो उसके पास तो कोई पड़ताल होगी, कोई सबूत होंगे दिमागी नक्सल होने के। जी राजीव जी। जी, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो जहां लिखित जवाब देना होता है वहां नहीं दे पाते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग। राजीव सर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय और है, अगले चरण में हम बात करेंगे, अगर प्रशांत जी वगैरह उस पर प्रकाश डालें। जो उन्होंने सिविल डिफेंस फोर्स बनाने की बात कही है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। उस पर हम आगे चर्चा करें। रहे थे जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे वही रहे थे, उस पर हम आगे जरूर विस्तार, वही वाला फोर्स बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जी हमारे सब्जेक्ट में वो है, बिल्कुल है, आज उस सब पे चर्चा करनी है। लेकिन अभी आप कह रहे थे दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण है। पहली बात, जितने भी तानाशाह हुए दुनिया में, इतिहास गवाह है, उनको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पढ़े लिखे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, लिटरेट जो हैं उनको आप अर्बन बोलिए, दिमागी बोलिए, कुछ और बोलिए, उसके साथ नक्सल जोड़ लीजिए, कुछ और कर लीजिए, डर तो लगता है। और ये डर है, और ये डर अच्छा है। अच्छा है। राजीव जी, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में, इस देश की आजादी की लड़ाई में अगुवाई करने वाले लोग सारे दिमागी नक्सल थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, हाईली क्वालिफाइड, महात्मा गांधी से लेकर इनके अपने प्रोफेसर श्यामा प्रसाद। दो कदम आगे बढ़ के कि आखिर कौन सा प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी इतना छोटा भाषण देते हैं, कौन सा प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी दमन की तरफ बढ़ने का संकेत भी देते हैं, कौन सा प्रेशर है कि रामदेव को खुलकर, पिछले 12 साल में रामदेव ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया था, खुलकर यह बयान जी राजीव जी, ऐसा बयान तो विपक्ष के नेता भी खुलकर नहीं दे पा रहे। जितनी खामियां लाला रामदेव ने गिना दी हैं, इतना तो कोई विपक्षी नेता ही गिना सकता था। अब आपके उस सवाल की पड़ताल करते हैं कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त इतने घबराए हुए हैं कि अब दमन की तैयारी में जुट गए। वजह यह है कि वे सरकार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूचनाएं भी पहुंच रही होंगी। आपातकाल के पहले इंदिरा गांधी को भी इस तरह की असंतोष की सूचनाएं शायद न दी गई होंगी जैसी अब नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही होंगी, क्योंकि अब बहुत सारे नए माध्यम आ गए। इसमें एजेंसियों की सेवाओं की जरूरत भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अपनी रील्स पर आए हुए कमेंट से अगर देख लेंगे तो वे समझ जाएंगे कि असंतोष का लावा देश के भीतर बुरी तरह खदबदा रहा है। रामदेव ने उसी की अभिव्यक्ति की है। यद्यपि आश्चर्यजनक है, जिस लाला रामदेव के पास 2014 से पहले
काले धन का पूरा आंकड़ा था, वो जितने लाख करोड़ बताते थे उसमें अनगिनत बिंदियां लगती थी, हेडलाइंस अखबारों में जो छपती थी। वो काला धन तो भूल गए रामदेव। अब आपने कहा कि हम आगे की बात करें। आगे की बात बहुत ज्यादा गंभीर और जरूरी है, जिसका हमने शुरू में उल्लेख किया था। एक छोटी सी बात जोड़ दें प्रशांत जी की बात में, फिर उस पर आएंगे। प्रशांत जी ने चिट फंड कंपनियों की बात कही, 2047 का सपना मोदी जी परोसते हैं। पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी खुद भी 2014 से पहले भविष्य के इतने लंबे प्लान पर बहुत ज्यादा नाराज होते थे। उनके कई भाषण हैं, तब तक कौन जिएगा, कांग्रेस बात करती है 2040 की, पता नहीं कितने सालों की, और अब वे खुद 2047 और 1000 साल का प्लान बताते। चिट फंड कंपनियों से याद आया कि 90 के दशक में प्लांटेशन कंपनियां उभरी थी। वे पेड़ों के नाम पर पैसा लगाने की बात करती थी और 21 गुना 5 साल बाद मिलेगा ऐसे आश्वासन दिए थे। कई बड़ी कंपनियों के नाम याद दिला देते हैं। पल्स ग्रीन टेक नाम की एक कंपनी थी जिसने P7 नाम का चैनल शुरू किया था, PSCL उस कंपनी का नाम था। उसका मालिक भाग गया, इंग्लैंड में रहता है, अवतार सिंह भंगू, पता नहीं अब है कि नहीं। पूरा परिवार तिहाड़ जेल में। नवभारत ग्रुप, उसका NB प्लांटेशन, मैं तो उसका साक्षी हूं, संपादक था नवभारत में, सारे के सारे सैकड़ों करोड़ रुपए डूब गए। सिम्फनी ग्रीन फॉरेस्ट। तो नरेंद्र मोदी 2047 के जो सपने दिखा रहे हैं वे चिट फंड कंपनियों और इन प्लांटेशन कंपनियों जैसे ही मुंगेरी लाल के सपने। जिस सबसे गंभीर बात की चर्चा करना जरूरी है, जो भविष्य में होने वाला है, जिसकी पदचाप आज नरेंद्र मोदी के भाषण में देश ने सुन ली है, वो है सिविल डिफेंस फोर्स। उस खतरे को भांपने के लिए हम थोड़ा सा अतीत में ले चलते हैं। हिटलर अपने जब चरम की ओर बढ़ रहा था तब 1933 में उसने इसी तरह की एक संस्था बनाई थी, सिविल डिफेंस की। जर्मन में उसका शब्द है, लंबा चौड़ा है, उसको संक्षेप में आप RLB कह सकते हैं। हमारे एक पत्रकार साथी पुष्प रंजन ने विस्तार से लिखा है, उससे आगे की बात हम कर रहे हैं। हिटलर ने जब हरमन गोरेंग, उसका जो नंबर 2 था, वायुसेना का कमांडर इन चीफ था, गेस्टापो का संस्थापक था, हिटलर ने 1939 में उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हरमन गोरेंग ने जब ये इसी तरह की सिविल डिफेंस फोर्स बनाई 1933 में, तो उसके बाद जर्मनी में जो बाकी उस तरह की संस्थाएं थी, जो समाजसेवी संस्थाएं कह लीजिए, उन सबको मजबूर किया गया कि वे इस RLB में अपना विलय कर दें। अब उनका काम क्या था ये समझ लीजिए। इस सिविल डिफेंस फोर्स का काम यह था कि उसके कार्यकर्ता, उसके लोग सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में, जहां लोग रहते थे, आवासीय परिसरों में, बाजारों में, सब जगह जा जाकर इस बात की शिनाख्त करते थे कि कौन व्यक्ति, कौन नागरिक नाजी विचारों का विरोधी है, हिटलर जो कहता है उसका समर्थन न करने वाले कौन लोग हैं, उनकी शिनाख्त करते थे जा जाकर, फिर उनकी सूची बनाते थे। ये सिविल डिफेंस फोर्स गेस्टापो को उन लोगों की सूचना देता था जो हिटलर विरोधी विचारों के थे, आपके हमारे जैसे लोगों के बारे में। फिर गेस्टापो क्या करता था वो सब इतिहास में दर्ज है। गेस्टापो के लोग जाते थे, घरों के भीतर घुसकर खींच कर ले आते थे, लोगों को मार दिया जाता था, अज्ञातवास में भेज दिए जाते थे, फिर वो कंसंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर तक अंतिम परिणति हुई। हमारे देश में लगभग सत्ता उसी तरफ बढ़ रही है, लेकिन इसका हश्र क्या होता है वो भी जान लीजिए। हिटलर ने, हरमन गोरिंग ने, गेस्टापो ने जो कुछ किया, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। हरमन गोरिंग के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल में सजा हुई फांसी की, और फांसी के दिन उसने साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली। अब आज का हिटलर कौन है, हरमन गोरिंग कौन है, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। भविष्य के सिविल डिफेंस फोर्स के लोग कौन हैं, उनकी शिनाख्त अभी से कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके आनुषांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेने, गौरक्षा दल, उत्तराखंड में हल्द्वानी का मंच, शुद्ध करने वाला, श्री राम सेने, धर्मार्थ न्यास, ये ऐसे संगठन होंगे जो आज भी वही काम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के आधार पर।
और भविष्य में इसे आधिकारिकता देने के लिए नरेंद्र मोदी ने सिविल डिफेंस फोर्स बनाने की बात कही है। ये भविष्य का वही आरएलबी होगा जो हरमन गोरिंग का था। ये भविष्य के गेस्टापो को रिपोर्ट करने वाला संगठन होगा सिविल डिफेंस फोर्स। अभी से इसकी शिनाख्त कर लीजिए। ये वही लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया, जो दिल्ली में जंतर मंतर पर पुलिस के साथ सादी वर्दी में लाठियां बरसा रहे थे। इन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार बाकायदा एक अधिकृत सरकारी जामा पहनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने आज इसका इशारा कर दिया है। तो तैयार हो जाइए, कमर की पेटी कस लीजिए। भविष्य के आरएलबी और गेस्टापो आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपका।